नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि एक तरफ जहां पर सर जी ने निखिल भास्कर को किडनैप कर लिया था और इधर दूसरी तरफ यहाँ पर लंदन में रेखा मौसी के महल में अनिका ने जब अपना फोन देखा तो उसके तो एकदम से होश ही उड़ गए थे। जो वीडियो उसके सामने आई थी उसे पूरा देखकर अनिका के हाथों से अचानक से उसका फोन गिर जाता है। अनिका को ऐसे देखकर अब स्वाति मल्होत्रा समझ जाती है कि बात कुछ जरूर बड़ी है, जो इस तरह से अनिका के हाथ से उसका फोन गिरा। इसलिए वो रिया को उसके कमरे में जाने के लिए कहती है कि अब वो थक गई है, वो बाद में खेलेंगे। इधर अब अपनी नानी की ये बात सुनते ही रिया भी कहती है ओके नानी, और अब वो वहां से जाने लगती है। उसे इस तरह से जाते हुए देखकर अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा अनिका के पास आ जाती है। स्वाति मल्होत्रा को अनिका की बहुत ही चिंता हो रही थी, इसलिए वो उसके पास आकर अब अनिका से कहती है क्या हुआ है अनिका, सब ठीक तो है ना? इस तरह से अचानक कैसे तुम्हारा फोन गिर गया, क्या कोई परेशानी की बात है? अब अपनी माँ की इस बात पर अब अनिका कहती है हाँ माँ, बस सब ठीक है, वो मैं बस अपने रूम में जाती हूँ, और वैसे भी बस मेरा थोड़ा सा ध्यान दूसरी तरफ हो गया था, इसलिए अचानक से मेरे हाथ से मेरा फ़ोन गिर गया, वो बस एक्सीडेंटली गिरा है, वैसे कोई भी ऐसी बात नहीं है। अनिका अब यहाँ पर अपनी माँ को कुछ नहीं कहती और वो बस ये कहते हुए ही अब अनिका अपने रूम की तरफ जाने लगती है। इधर अनिका ने बड़ी ही सफाई के साथ अब अपनी परेशानी को अपनी माँ से तो छुपा लिया था। अब वो जैसे ही वहाँ पर अपने रूम में जाती है तो उसके सामने यहाँ पर वो अब अपनी विंडो के पास जाती है और विंडो के पास जाकर अब वो वहाँ पर कुछ पंछियों को देखने लगती है। जैसे अब वो इधर उधर पंछियों को तलाश करती है तो अब उसे सहसा ही दो पंछी उसी की तरफ ही आते हुए दिखाई देते हैं। जब वो पंछी यहाँ पर अनिका की विंडो के पास आ जाते हैं तो वो अब अनिका को कुछ इन्फॉर्मेशन देने लगते हैं। इधर उन पंछियों के द्वारा सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद, उनकी सारी बातें सुनने के बाद अब अनिका उन पंछियों से कहती है अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बता दिया, अब ऐसा करो, तुम एक काम करो, जाओ और उनके ऊपर अच्छे से नज़र रखो। अब अनिका की ये बात सुनते ही वो पंछी भी अब वहाँ से जाने लगते हैं। या उन पंछियों के जाने के बाद अब अनिका अपना फ़ोन उठाकर अब एक नंबर को डायल कर देती है। इधर कुछ ही देर की रिंग के बाद जब सामने से आवाज़ आती है तो इधर हेलो हेलो की जैसे ही अनिका को आवाज़ आई तो अब अनिका कहती है अभी के अभी जगजीवन हॉस्पिटल पहुंचो, क्योंकि भूमिका को बचाओ, भूमिका की जान खतरे में है, उसे अभी के अभी अपनी सुरक्षा जाकर दो। और अनिका ने ये कहते हुए ही अब वो अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है, क्योंकि अनिका को अब तक भूमिका के बारे में पता चल चुका था कि भूमिका जगजीवन हॉस्पिटल में है और वहाँ पर भूमिका की जान खतरे में है, क्योंकि उसके ऑर्गन्स निकलने वाले हैं। और इधर कुछ ही देर तक अब सोचने के बाद जब अनिका ने काफ़ी अच्छी तरह से सोच लिया, अपना प्लान बना लिया, अब वो अपने उस नंबर को यूज़ करती है जिसका इस्तेमाल अनिका कभी इमरजेंसी में ही करती थी, क्योंकि ये नंबर ऐसा नंबर था जिसे कोई भी नहीं जानता था। इवन इसके बारे में उसने कभी रोहित को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। हाँ, इसके बारे में रेखा मूर्ति जरूर जानती थी और रेखा मूर्ति इसे संभाल कर भी रखती थी। अब अनिका अब अपने उस नंबर से अब एक मैसेज को टाइप करने लगती है और उस मैसेज को टाइप करने के बाद अब वो उस मैसेज को सेंड कर देती है। अनिका ने यहाँ पर अब उस नंबर से अब किसी को मैसेज सेंड किया था और अब वो ये सब करने के बाद अब यहाँ पर वो ब्लैक कैट की आउटफिट को निकाल कर अब बाथरूम में चेंज करने के लिए चली जाती है। इधर कुछ ही देर के बाद जब अनिका मिरर के सामने आती है तो अब यहाँ पर वो अपने ब्लैक कैट के मास्क को पहन लेती है। अनिका आज यहाँ पर ब्लैक कैट बनकर कहीं बाहर जाने वाली थी,
क्योंकि अब समय आ गया था अनिका को फिर से ब्लैक कैट बनने का। और अब वो दोबारा से उस वीडियो को फिर से देखने लगती है जो उसे किसी ने सेंड की थी। और उसे अब उस वीडियो को देखने के बाद अब ये समझ आ गया था कि जिस रूम में निखिल को रखा गया है वो रूम इंपीरियल कॉलेज में ही है। क्योंकि निखिल खुद यहाँ पर अनिका के साथ आया हुआ था। इवन इंपीरियल कॉलेज में वो यहाँ पर अनिका की हेल्प करने के लिए था, इसलिए जाहिर सी बात है उसका किडनैप भी वहीं पर ही हुआ होगा। और यहाँ पर से क्योंकि सर जी ने वो वीडियो अनिका को ही भेजी थी ताकि अनिका को पता चल जाए कि उसका साथी अब कहाँ पर है, और जिससे अब अनिका के रिएक्शन के बारे में भी सर जी को पता चले कि सच में रोहित की मौत के बाद अनिका की मेंटली क्या सिचुएशन है। इसलिए अब अनिका अब वो रूम इंपीरियल ग्रुप, इसलिए अनिका को अब ये ढूंढना था कि वो वहाँ पर कहाँ पर है, क्योंकि इंपीरियल कॉलेज सच में बहुत ही बड़ा था। लेकिन अब यहाँ पर अनिका के लिए चुनौती ये थी कि वो रूम कौन सा हो सकता है, क्योंकि अनिका को यहाँ पर अब बड़ी ही सावधानी के साथ निखिल को वहाँ से रिहा करना था। इसलिए अनिका अब निखिल को बचाने के लिए अपने रूम से निकलकर बाहर जाने लगती है। लेकिन आज अनिका के हाथ में जो फ़ोन था जिसका यूज़ वो सच में बहुत ही कम करती थी, ये फ़ोन किसका है और इस फ़ोन से जुड़ा राज अनिका के अलावा अगर कोई जानता था तो वो रेखा मूर्ति ही थी। इसलिए हॉल में जब रेखा मूर्ति ने अनिका को ब्लैक कैट के रूप में देखा तो अब वो उसके सामने जाने लगती है, क्योंकि अनिका को इस हाल में देखकर अब रेखा मूर्ति भी समझ जाती है कि अनिका जरूर किसी काम को करने के लिए जाती है। इसलिए अब रेखा मूर्ति उसके पास जाकर अब धीरे से कहती है, अनिका सब ठीक तो है ना? ब्लैक कैट आज कहाँ पर जा रही है? आज किसकी शामत आने वाली है? अब रेखा मूर्ति की इस बात पर अब अनिका कहती है, मौसी मैं आकर आपसे इसके बारे में बात करती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और हाँ, ये फ़ोन लीजिए, इस फ़ोन को वैसे भी इस फ़ोन को सेफ रखने के लिए थैंक यू मौसी। इस बात पर अब रेखा मौसी कहती है, लगता है कि अनिका एक बार फिर से कविन अनंता की जिम्मेदारी निभाने वाली है। एम आई राइट अनिका? अब रेखा मूर्ति की ये बात सुनते ही अब अनिका अपने हाथ की उंगली को अब अपने होठों पर रखते हुए कहती है कि अभी प्लीज़ चुप हो जाओ, ये राज किसी के सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये राज सिर्फ हम दोनों जानते हैं। अब अनिका की इस बात पर अब रेखा मूर्ति कहती है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है अनिका, आखिर कैसे तुम्हें उनकी पदवी मिली है? उनको मरे तो सच में कितने साल हो गए हैं ना अनिका? और तुम्हारी गुरु डॉक्टर अमृता उन्हें कैसे जानती थी जो उन्होंने तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी? सच बताऊं तो मुझे तो ये सारी ही बातें समझ में ही नहीं आती है, और एक तुम हो कि मेरे इन सवालों के जवाब भी कभी देती नहीं हो। रेखा मूर्ति की इस बात पर अब अनिका कहती है, मौसी अभी मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है आपके किसी भी सवाल का जवाब देने का। मैं आपको बाद में सब कुछ इम्तिहान से बता दूंगी। अभी मेरा यहाँ से जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी की जान का सवाल है। इसके बाद अब अनिका रेखा मूर्ति को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर रेखा मौसी बस अनिका को ही जाते हुए देख रही थी। जहाँ एक तरफ अनिका निखिल भास्कर को बचाने के लिए निकल जाती है तो इधर दूसरी तरफ इंडिया में भीमेश्वरी गांव के उस मंदिर के पास अब ढेर सारे चौपर आसमान में उड़ने लगते हैं। उन चौपर्स की आवाज़ से वो चारों ही अब एकदम से अलर्ट हो जाते हैं। यहाँ अब राजीव गुलेरिया बूढ़ी अम्मा और बूढ़े आदमी से कहता है, आप दोनों यहीं पर ही रहिए, यहाँ से प्लीज़ बाहर बिल्कुल भी मत निकलिएगा। राजीव की ये बात सुनते ही अब बूढ़ी अम्मा कहती है, तुम चारों बेवजह टेंशन ले रहे हो। ये एक रहस्यमय मंदिर है, इसलिए यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच सकता है। तुम लोग देखना, सिकंदर और अनंता हमें बचा लेंगे। मुझे पूरा का पूरा यकीन है। हम जब तक यहाँ पर हैं हमें किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर सेफ हैं। इधर उस बूढ़ी अम्मा की ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं कि यार राजीव, इस मंदिर में क्या भूत हैं क्या? अरे यार, मुझे तो हनुमान चालीसा भी याद नहीं है जिसको कह के शायद मैं इन भूतों से अपने आप को बचा सकूं। अब तो मुझे सच में बहुत ही डर लग रहा है।
वैसे तुझे याद है क्या तुझे हनुमान चालीसा आती है? देख राजीव, अगर तुझे आती है तो प्लीज़ प्लीज़ थोड़ी बहुत हेल्प मेरी भी कर देना, क्योंकि मैंने सुना है कि हनुमान चालीसा से सब भूत प्रेत भाग जाते हैं। मैं यहाँ पर महेंद्र पीरामल ने डर के कारण ये कहा ही था। इधर उसकी ये बात सुनते ही अब राजीव गुलेरिया कहता है, तुम अभी के लिए अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि तुम्हारा जब भी ये मुंह खुलता है तो उल्टी सीधी बातें ही निकलती है। मुझे लगता है कि हमें तुम्हें यहाँ पर लेकर ही नहीं आना चाहिए था। महेंद्र, अभी हमें ये भी पता नहीं है कि आखिर ये यहाँ पर कौन आया है। ये इतने सारे चोपर यहाँ पर आसमान में क्यों उड़ रहे हैं? किसकी तलाश में आए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारे के सारे चोपर हम सभी को ही ढूंढ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सर जी के चोपर हों? अब यहाँ पर राजीव को ये लगता है। इधर यहाँ पर वो चारों अब उन सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। अब जैसे ही वो चारों अब मंदिर में जैसे ही ये सभी अभी मंदिर में आते हैं तो वहां पर अब बनी एक विंडो से बाहर की तरफ देखने लगते हैं। अब ये जैसे उस विंडो से बाहर देखते हैं तो उन्हें आसमान में कुछ चोपर दिखाई दे रहे थे। उन चोपर्स को देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, संभल कर, उन चोपर में से एक नेत्रा है, क्योंकि मैंने अभी भी देखा है ये नेत्रा ही यहाँ पर आ चुकी है। इसके साथ हमें अब दिमाग से लड़ना होगा, क्योंकि वैसे तो शायद इसके साथ हम ना लड़ पाएं, लेकिन अब हमें अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना होगा। अगर हमसे एक भी चूक हुई तो हम चारों में से किसी का भी बचना मुश्किल है। अब उसकी इस बात पर महेंद्र पीरामल कहते हैं, आपको कैसे पता भैया कि उस चोपर में नेत्रा है? उसमें कोई और भी तो हो सकता है ना? भला आपने इतनी दूर से नेत्रा को कैसे देखा? महेंद्र की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ऐसा करो, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है महेंद्र, तो तुम ऐसा करो, चोपर नंबर 3 को बड़े ही ध्यान से देखो, क्योंकि जिस तरह से वो चोपर उड़ रहा है, मैं पूरी गारंटी देता हूँ, मैं तो पूरा श्योर हूँ कि वो नेत्रा ही है। उनसे लड़ने के लिए हमारे पास अभी कोई भी हथियार नहीं है, इसलिए अभी हमें बिल्कुल शांति से यहाँ पर रहना है। इस बात पर अब राजीव कहता है, हाँ, हम उन सभी से फाइट तो कर सकते हैं ना, भले ही हमारे पास हथियार ना हो, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि इनके पास एडवांस हथियार है, क्योंकि इनके एडवांस हथियार का सामना हम कैसे करेंगे? अब राजीव की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता है कि आखिर ये नेत्रा को कैसे पता चला कि हम सभी यहाँ पर हैं, क्योंकि उसे तो हमारे यहाँ आने के बारे में कुछ भी पता ही नहीं था ना। क्योंकि जब नेत्रा हमारे सामने थी तब तो हमने अपने दिमाग में भी यहाँ के बारे में कोई दिमाग को भी सिग्नल नहीं दिया था। इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, तुम्हें आइडिया भी नहीं है करण कि नेत्रा क्या कर सकती है। अब ये सोचो कि हम सभी बचेंगे कैसे, क्योंकि अभी हम सबको यहाँ से बचना है। मुझे तो कुछ अब समझ में ही नहीं आ रहा है। अब उसकी इस बात पर इससे पहले कि धनंजय पीरामल कुछ भी कहते कि तभी अब उन सभी को लगता है कि मंदिर पर तो यहाँ पर गोलियां चल रही हैं, क्योंकि अब यहाँ पर गोलीबारी शुरू हो गई थी। यहाँ पर इन सभी को यहाँ के खतरे का सामना हो चुका था, क्योंकि अब सीधे इस मंदिर पर फायरिंग शुरू हो गई थी, क्योंकि ऊपर यहाँ आसमान से फायरिंग हो रही थी, लेकिन नीचे यहाँ पर इन सब के पास कोई भी हथियार नहीं थे। इधर जहाँ एक तरफ अब ये संकट में फंस गए थे, क्योंकि सर जी को यहाँ पर इन चारों के बारे में पता चल गया था, क्योंकि सर जी ने जब निखिल को किडनैप किया था तब भी उन्होंने कहा था कि नेत्रा पर हमला करने वाले वो 4 लोग में से 3 का तो उसे पता चल गया है, क्योंकि उस समय करण गुलेरिया के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, क्योंकि धनंजय उसे चुपके से आयशा मारवा के घर से लेकर आया था, इसलिए वो मास्क लगा होने की वजह से यहाँ उस समय सर जी करण को नहीं पहचान पाए थे। और अब यहाँ पर सर जी को इनकी लोकेशन के बारे में भी पता चल गया था, इसलिए ही सर जी के ही ये चोपर आसमान से फायरिंग कर रहे थे, ताकि वो इन चारों को किडनैप करके इन्हें सर जी के सामने पेश कर सकें, क्योंकि इन्होंने नेत्रा के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी। इधर मनाली में जगजीवन हॉस्पिटल में एनी यानी कि स्वाति मल्होत्रा उनके साथ आए हुए चिराग और अब्दुल से कहती है
तुम दोनों यहाँ पर हॉस्पिटल पर नज़र रखना, अंदर कोई भी गड़बड़ हुई ना तो मैं तुम दोनों को अंदर आने के लिए साइन भेज दूंगी। एनी की इस बात पर अब चिराग कहता है, एनी जल्दी जाओ, लेकिन हाँ फाइट वैसे ही करना कि किसी को तुम पर शक ना हो कि तुम एक इंसान नहीं, तुम एक रोबोट हो। चिराग की इस बात पर अब एनी कहती है, डोंट वरी, मैं काफ़ी ध्यान रखूंगी। और ये कहते हुए ही एनी अब जगजीवन हॉस्पिटल के अंदर की तरफ जाने लगती है। यहाँ पर एनी ने पहले ही अनिका के कहने पर अब उस रिंग की लोकेशन को ट्रेस कर लिया था जिसे निखिल ने भूमिका को दिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर अनिका ने एनी को सारी ही बातें बता दी थी, क्योंकि वहाँ पर भूमिका की जान खतरे में है। इसलिए अब यहाँ पर एनी सीधा ही उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ जाने लगती है, क्योंकि एनी के ने ट्रेस कर जब उस रिंग की लोकेशन को ट्रेस किया तो उसे वहाँ की वो उसी एरिया की लोकेशन दिखा रही थी, इसलिए एनी को काफ़ी आसानी हुई वहाँ उस एरिया में पहुँचने में। इधर एनी अभी एलिवेटर से सेकंड फ्लोर पर जाती है और इसके बाद अब वो वहाँ आने के बाद अब उस तरफ ही जाने लगती है जहाँ वो एरिया था, जहाँ पर बाहर के किसी भी आदमी का उस एरिया में जाना वर्जित था। जैसे ही एनी वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि वहाँ पर जॉन का किसी के साथ झगड़ा हो रहा था। अब वहाँ पर जाते ही एनी अब जॉन से कहती है, क्या हुआ है, कोई एनी प्रॉब्लम? अब इस आवाज़ को सुनकर अब जॉन कहता है, मेरे साथ यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड आई थी। अरे इतना वक्त हो गया है, ये लोग बता ही नहीं रहे हैं कि आखिर मेरी फ्रेंड कहाँ है, क्योंकि जॉन ने भी यहाँ पर सिचुएशन को संभालते हुए काफ़ी नॉर्मली ही ये बात कही ताकि वहाँ पर मौजूद लोगों में से किसी को भी शक ना हो कि ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। इधर जॉन की इस बात पर अब एनी कहती है, डोंट वरी, अभी बताएंगे। वो क्या है ना कि प्यार की भाषा लोगों को कई बार समझ में नहीं आती है। ये कहते हुए ही एनी अब उस नर्स को एक जोर का पंच मार देती है। इससे पहले कि वो नर्स अपना बचाव कर पाती या वो एनी की मंशा को भाप पाती तब तक तो उसको एक पंच लग चुका था। एक पंच लगते ही वो नर्स अब वहीं पर ही नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। इधर उस नर्स के गिरते ही जॉन और एनी जल्दी से ही दरवाजे के पास आ जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं कि ये दरवाज़ा तो एक पासवर्ड से खुलेगा। यहाँ एनी और जॉन अब उस पासवर्ड को हैक करने में लग जाते हैं, क्योंकि अब इन दोनों के पास बिल्कुल भी समय नहीं था, क्योंकि भूमिका अंदर थी और भूमिका के साथ अभी क्या हो रहा था कुछ भी नहीं पता था। इससे पहले कि भूमिका के ऑर्गन्स को भी निकाल कर बेच दिया जाए, उससे पहले ही जॉन और एनी भूमिका को बचाना चाहते थे। तो वहीं इधर दूसरी तरफ भूमिका को ऑपरेशन थिएटर की तरफ लेकर जाया जा रहा था। इधर अंदर ही अंदर भूमिका को अब काफ़ी डर भी लग रहा था, क्योंकि भूमिका यहाँ पर बेहोश नहीं थी। जैसे ही भूमिका भी यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में पहुँचती है तो भूमिका को यहाँ पर बेड पर लेटा दिया जाता है। अब ऑपरेशन थिएटर में भूमिका को लेटाने के बाद अब डॉक्टर नर्स से कहता है कि एंथेसीसिया का इंजेक्शन तैयार करो। जैसे ही डॉक्टर ने ये कहा कि तभी अब उस डॉक्टर के मुंह पर एक जोरदार एक पंच पड़ा। इस आवाज़ से तो वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी अभी डॉक्टर की तरफ ही देखने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर के साथ उसकी पूरी की पूरी टीम ऑपरेशन के लिए थी। तो अब वो अपने हाथ को मुंह पर रखकर बस डॉक्टर वहीं पर ही खड़ा हुआ था, जैसे कि उसे एक जोर का शॉक लगा हो, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर और उसकी पूरी टीम यहाँ पर अभी यही सोच रही थी कि यहाँ पर जितने भी पेशेंट को यहाँ पर अंदर लाया गया था वो सभी बेहोश हैं, लेकिन ऐसे भूमिका एकदम से उसे इतनी जोर का पंच मार देगी ये तो खुद डॉक्टर ने भी इमेजिन नहीं किया था। इधर भूमिका अब अपने बेड से उठकर सीधा ही नीचे उतरकर अब दरवाजे की तरफ जाने लगती है, क्योंकि अब भूमिका को भी रियलाइज हो गया था कि अगर अब उसने कुछ नहीं किया तो फिर तो शायद उसके साथ भी वही होगा जो इतने सालों से यहाँ पर हर एक पेशेंट के साथ हो रहा है, यानी कि भूमिका के ऑर्गन्स को भी ये लोग तस्करी कर देंगे, उन्हें बेच देंगे। इसलिए भूमिका भी यहाँ से जल्द भागना चाहती थी। इधर भूमिका को दरवाजे की तरफ जाता हुआ देखकर अब वो डॉक्टर कहता है, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, अरे रोको इसे, पकड़ो इसे। ये सुनते ही अब वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी अभी भूमिका को रोकने की कोशिश करने लगते हैं।
तो वहीं भूमिका भी अब उन सभी के साथ ही अब फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि भूमिका भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उसे यहाँ से सेफ जाना है तो अब उसे इन सब के साथ लड़ना ही होगा। इन्हें अब सबको मुंह के बल खिलानी ही पड़ेगी। इसलिए अब भूमिका के पास कोई ऑप्शन नहीं था और अब वो वहाँ पर फाइट करने लगती है। इधर कुछ ही देर में वहाँ पर सभी नीचे गिरे, फर्श पर गिरे हुए थे, क्योंकि भूमिका ने यहाँ पर सभी को अपनी फाइटिंग टेक्निक से अब तक वहाँ पर गिरा दिया था। इधर भूमिका अब जब वो सबको वहाँ पर अच्छी तरह से मार खिला चुकी थी, उसके बाद अब वो दरवाजे को खोलकर बाहर जैसे ही आती है तो उसके सामने अब 20 से 25 लोग खड़े थे, जो कि वहाँ पर भूमिका को रोकने के लिए ही थे। इधर उन सभी के हाथों में इवन हथियार भी थे, क्यों यहाँ भूमिका के हाथ में अभी कुछ भी नहीं था, क्योंकि भूमिका यहाँ पर बिना किसी तैयारी के आई थी। उसके पास इवन उसकी यहाँ पर बंदूक भी नहीं थी। इसके बाद भी क्योंकि अब भूमिका के पास कोई ऑप्शन नहीं था, अब वो यहाँ पर अपने आसपास देखती है कि शायद अब उसके आसपास उसे कोई तो ऐसी चीज मिल जाए जिससे शायद वो इन सभी लोगों के साथ फाइट कर सके। तभी उसे याद आता है कि ऑपरेशन थिएटर से उसने अपनी सेफ्टी के लिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अपनी पॉकेट में डाल लिए थे। अब भूमिका ने को जैसे ही ये सब याद आता है तो भूमिका अब जल्दी से अपनी पॉकेट में अपना हाथ डालती है और अपनी पॉकेट से वो सीजर को निकाल लेती है। उस सीजर को निकालकर अब भूमिका उस सीजर से एक आदमी के ऊपर वार कर दिया था। इधर भूमिका खुद भी एक ट्रेंड ऑफिसर रही है, इसलिए वो इस तरह की सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार थी। और वैसे भी यहाँ पर भूमिका ने एनी और जॉन के द्वारा वो खास ट्रेनिंग भी ली हुई थी, इसलिए भूमिका के लिए ये थोड़ा सा इजी भी होने वाला था। इसलिए यहाँ पर अब भूमिका एक एक करके उन सभी को अभी मारती ही जा रही थी कि तभी अब एक आदमी ने अपनी पिस्तौल को भूमिका के सिर पर रखा हुआ था और अब वो उसको निशाना बनाते हुए कहता है, अभी के लिए यहीं पर रुक जाओ, वरना जिंदा नहीं बच पाओगी, क्योंकि अभी के अभी मैं अपनी इस बंदूक को चला दूंगा। तुम्हारे हाथ में अभी जो सीजर है अभी के अभी उसे फेंक दो। अभी उस आदमी ने इतना कहा ही था कि तभी बाकी के लोगों ने यहाँ पर भूमिका के हाथों को पकड़ लिया, क्योंकि हालांकि भूमिका ने उन सभी को मार कर नीचे गिरा दिया था, लेकिन जैसे ही जो आदमी यहाँ पर नीचे गिरे थे उन्हें यहाँ पर अब अपने आदमी की आवाज़ आती है। वो भी अब बिना समय गवाए जल्दी से खड़े हो जाते हैं और अब वो भूमिका को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर क्योंकि भूमिका के हाथों को उन लोगों ने पकड़ लिया था, इसलिए भूमिका अब अपने पैरों को चलाते हुए ही उन सभी के ऊपर अब अटैक करने लगती है। तो वहीं वो आदमी अब कहता है, लगता है कि तुम्हें मेरी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है, शायद तुम यही चाहती हो कि मैं तुम्हारे ऊपर ही गोली चला दूँ। ठीक है, फिर यही सही। यह उस आदमी ने अभी ये कहा ही था कि तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने पीछे से उसे इतनी जोर की लात मारी कि उस लात के प्रेशर से वो सीधा ही हवा में उड़कर नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर तो भूमिका जैसे ही उस साइड देखती है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि एनी ही थी, क्योंकि एनी ने ही उस आदमी के ऊपर इतनी जोर से लात मारी थी कि वो उड़कर सीधा ही दीवार से टकरा कर नीचे गिर गया। और यहाँ पर एनी के साथ उस जॉन भी आया हुआ था। यहाँ जॉन ने अब उन दोनों को ही एक एक मंच में ही ढेर कर दिया था जिन लोगों ने भूमिका के हाथ को पकड़ कर रखा हुआ था। इधर एनी अब भूमिका से कहती है, मैडम आप ठीक तो है ना? अब एनी की इस बात पर भूमिका कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। यहाँ जॉन ने अब तक बाकी के लोगों को मार गिराया था। एनी यहाँ अब आसपास के कैमरा को अब देखने लगती है, तो वैसे तो वहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं था, लेकिन एनी को अभी भी डाउट था कि इतना बड़ा हॉस्पिटल होने पर यहाँ पर कैमरा कैसे नहीं है। इसलिए अब वहाँ पर जो एनी सोचती है कि जरूर यहाँ पर कोई ना कोई हिडन कैमरा हो सकता है। इसलिए अब वो अपनी आंखों से पूरे के पूरे रूम को ही स्कैन करने लगती है कि शायद ऐसे स्कैन करने से उसे वो हिडन कैमरा मिल जाए। और
एनी का शक यहाँ पर बिल्कुल सही निकला, क्योंकि इस हॉस्पिटल में वहाँ पर हिडन कैमराज इंस्टॉल किए गए थे। इसलिए जैसे ही एनी अब यहाँ पर स्कैन करती है तो अब उसे वो हिडन कैमरा दिख जाता है। इधर एनी अब नीचे गिरी हुई पिस्टल को उठाकर अब उसी तरफ फायर करने लगती है जहाँ पर वो हिडन कैमरा था। यहाँ भूमिका अब कहती है हमें यहाँ से अभी के अभी जाना होगा और जल्दी ही यहाँ के लिए कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। भूमिका की इस बात पर अब एनी कहती है हाँ चलिए, मैं चिराग को फ़ोन कर देती हूँ ताकि वो पूरी तरह से रेडी रहे। इधर ये कहते हुए ही एनी अब अपने फ़ोन से चिराग को एक मिस कॉल कर देती है। एनी की मिस कॉल करने के बाद वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और इधर कुछ ही देर के बाद एनी और जॉन भूमिका को सकुशल बाहर लेकर आ जाते हैं। तो वहीं चिराग और अब्दुल ने यहाँ पर एनी के संकेत से ही गाड़ी को पहले से ही स्टार्ट कर रखा हुआ था। जैसे ही वो तीनों के तीनों गाड़ी में बैठते हैं तभी चिराग ने बड़ी ही तेजी से अपनी गाड़ी को वहां से दौड़ा दिया था। इधर गाड़ी के अंदर अब चिराग भूमिका को कहता है आपको क्या जरूरत थी मैडम ऐसा कुछ भी करने की। माना कि आप खुद एक पुलिस ऑफिसर है और आप अपनी सेफ्टी भी खुद कर सकती हैं क्योंकि आपके पास फाइटिंग स्किल भी अच्छी है, लेकिन फिर भी आपको अकेले यहाँ पर नहीं आना था। अरे वो तो अच्छा हुआ कि अनिका मैडम ने हमें आपके ऊपर आने वाले खतरे के बारे में पहले ही अलर्ट कर दिया था। लेकिन सोचो अगर अनिका मैडम ने हमें कुछ भी नहीं कहा होता या उन्हें किसी भी तरह से कुछ भी पता नहीं चला होता तो फिर आज आपके साथ क्या हो सकता था, क्या आपको अंदाजा भी है? हालांकि चिराग रोहित का एक असिस्टेंट ही था, उसे कोई हक नहीं था भूमिका से इस तरह से बात करने का। लेकिन चिराग को भूमिका की इस कार्य पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो भूमिका के इस एक्शन से उसके साथ आज कुछ भी हो सकता था। अब यहाँ पर चिराग की इस बात पर अब भूमिका कहती है मैं यहाँ पर अकेली नहीं आई थी, मैं जॉन के साथ गई थी। इस बात पर अब चिराग कहता है आपको पता है ना कि बॉस ने एनी और जॉन को कुछ लिमिट दी है क्योंकि बियॉन्ड द लिमिट वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चिराग की इस बात पर अब भूमिका कहती है हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, उन लोगों की जान को खतरा है, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। ये सुनते ही अब चिराग कहता है मैं अभी के अभी इंस्पेक्टर अब्बास को कह देता हूँ कि वो अपनी टीम के साथ गुलेरिया हाउस आ जाए, उसके बाद ही हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर भूमिका अभी पूरी तरह से सेफ हो चुकी थी क्योंकि यहाँ पर एनी और जॉन ने भूमिका को बचा लिया था। इवन भूमिका ने खुद भी एक अच्छी फाइट दी थी। इधर लंदन में अनिका इंपीरियल ग्रुप के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो बस अब यहाँ पर अब उस कॉलेज के सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो बस अब उस कॉलेज के सारे ही सीसीटीवी कैमराज को हैक करने लगती है क्योंकि अनिका नहीं चाहती थी कि उसे कोई भी इस तरह से अंदर जाते हुए देखे, इसलिए वो उनका सारा का सारा एक्सेस अपने हाथ में लेती है। इधर कुछ ही देर के बाद उसके टैब पर अब सारे ही कैमरा को अब वो चेक करने लगती है। इधर कुछ ही देर तक उन कैमराज को देखने के बाद अब अनिका समझ जाती है कि निखिल टॉप फ्लोर पर बने एक रूम में ही कैद है क्योंकि अब तक इन कैमरेज की मदद से अनिका को निखिल की लोकेशन के बारे में पता चल गया था। यहाँ अनिका बिजली की रफ्तार की तरह भागने लगती है क्योंकि उसे बस जल्द से जल्द निखिल को वहां से बचाना था। अनिका अब सीधा ही एलिवेटर में जाकर अब टॉप फ्लोर के बटन को प्रेस कर देती है। इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही अनिका टॉप फ्लोर पर आती है तो वो अब उस रूम की तरफ जाने लगती है जहां पर निखिल को बंधक बनाकर रखा गया था। कुछ ही देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद अनिका जैसे ही उस रूम के पास जाने लगती है तो वहां पर वो जाकर देखती है कि उस रूम के बाहर 2 लोग खड़े हुए थे जो कि यहाँ पर एज ए सिक्योरिटी काम कर रहे थे। उन्हें देखकर अब अनिका उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो उनके सामने खड़ी होती है तो यहाँ पर ब्लैक कैट को अपने सामने देखकर वहाँ पर मौजूद अब एक आदमी कहता है ब्लैक कैट तुम यहाँ पर। अब उस आदमी की इस बात पर अनिका कहती है हाँ मैं यहाँ पर, हटो यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो, मुझे अभी यहाँ से जाने दो।
ब्लैक कैट की इस बात को सुनकर अब वो आदमी कहता है, ये सोचना भी मत, पहले पहले अपना मास्क हटाओ तुम या तो खुद से ही हटा दो, वरना मैं तुम्हारे मास्क को हटा दूंगा। उस आदमी की इस बात पर अब अनिका बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, ठीक है फिर ट्राई कर देख लो, तुम खुद ही हटा लो। लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है कि अब तक जितने भी लोगों ने ब्लैक कैट के चेहरे को देखा है, उन्होंने ये मास्क हटाने की कोशिश की है, वो आज तक जिंदा नहीं बचे हैं। इधर अनिका की ये बात सुनते ही वो आदमी भी अब कहता है, देखते हैं कि हम जिंदा बचते हैं या नहीं, लेकिन हाँ आज तुम्हारा ये मास्क तो हट कर ही रहेगा। आखिर हम भी तो देखें कि आखिर इस ब्लैक कैट के इस मास्क के पीछे किसका चेहरा है।